स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में। आज हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी प्रश्नों का हल। जो अभ्यास में एनसीईआरटी प्रश्न दिया गया है उसको हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला जो प्रश्न है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो एक आवृत्ति पुष्प में उस अंग का जो नाम बताना है जिसमें नर का और मादा का युग्मकोद्भिद का क्या हो विकास होता है। बहुत आसान उत्तर है, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए उत्तर को। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है वह पराग कोश में पराग कणों या लघु बीजाणु से होता है। जो नर में जो विकास होगा याद रखेंगे किसमें होगा, पराग कोश में या पराग कणों या लघु बीजाणु से होता है। और मादा युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है, तो बीजांड के बीजांडकाय में गुरु बीजाणु से होता है। तो नर और मादा का जो है युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न का उत्तर बहुत ही क्या है, आसान है। अब दूसरा प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत यह आईएमपी क्वेश्चन है, कई साल के यह परीक्षा में आ चुका है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं का नाम भी बताइए। तो इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन हैं। अब 2-3 क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करके बताया जाएगा। पहला जो है क्या क्वेश्चन है, तो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में पहले अंतर स्पष्ट करेंगे। तो पहले 2 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे लघु बीजाणुधानी और दूसरे कॉलम में लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी। अब 2 कॉलम बनने के बाद से अब यह पहला जो लिखेंगे, यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। जो लघु बीजाणुधानी होते हैं वह किससे घिरे होते हैं, तो यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती हैं। और गुरु बीजाणुधानी क्या होते हैं, तो यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती हैं। तो यह बाह्य है और यह क्या है, अंतः। इसमें क्या है, बाह्य है और क्या है, मध्य है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे अंतर में, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा कि इसमें बाह्य और मध्य स्तर, और इसमें क्या है, यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है। अब दूसरा जो अंतर है, पराग कण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। पराग जो कण है मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। जो कि कहाँ पे, पराग कोश के चारों कोनों पे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। जो गुरु बीजाणु होते हैं वह मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। यह अंडाशय में विकसित होते हैं और यह क्या होते हैं, पराग कोश के चारों कोनों पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो यह दूसरा अंतर भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए हैं, बहुत आसान अंतर है। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से एक नोट्स भी बनता रहे। अब तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर क्या है, सूक्ष्म बीजाणु, जो सूक्ष्म मतलब छोटा जो बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं वह मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें लिखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितना आसान है। जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं वह मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका विकास निर्माण होता है, तो परागकणों का निर्माण होता है। और इसमें किसका निर्माण होता है, तो गुरु बीजाणु जो होते हैं मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ परागकणों का और यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितना आसान ये भी अंतर है। चौथा अंतर समझेंगे अब। परागकणों के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। जो परागकण होते हैं वह नर बनाते हैं, मतलब नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। और यह जो होते हैं क्या बनाते हैं, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है जो मादा युग्मकोद्भिद का बनता है। यह मादा जो रहेगा और यह क्या रहेगा, नर रहेगा। तो बहुत आसान ये 4 अंतर आपको बताया गया। तो यह 4 अंतर आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या था, पहले लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो अंतर तो स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, मतलब लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी की जो घटना होता है उसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन घटनाओं में अंत में बनने वाली संरचनाओं का नाम बताइए। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जन के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं। जो लघु बीजाणु जनन के अंत में क्या बनते हैं, लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं। और गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 जो है गुरु बीजाणु बनते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह अंतर भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। और इसमें जो दूसरा जो क्वेश्चन था, इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो याद रखिएगा कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। और लघु बीजाणु जन में जो होता है वह परागकण बनते हैं। और गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा यह दूसरा प्रश्न। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे जो दिया गया है शब्दावली दिया गया है, इसको विकास के रूप में इसको क्रम में लिखना है। जैसे पहला परागकण, बीजाणु जन, उत्तक, लघु बीजाणु, चतुष्क, पराग मात्र कोशिका, नर युग्मक। इसको सही क्रम में लिखना है और वो भी विकास की क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि उपरोक्त शब्दावलियों को सही विकासी क्रम निम्न है। पहले जो होगा बीजाणु जनक उत्तक होता है, उसके बाद से पराग मात्र कोशिका होगा, उसके बाद से लघु बीजाणु चतुष्क होगा, उसके बाद से परागकण होगा, उसके बाद से नर युग्मक होगा। तो यह विकासी क्रम में लिखा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बहुत आसान उत्तर ये भी है, पहले बीजाणु जनक उत्तक, उसके बाद से पराग मात्र कोशिका, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण, और लास्ट में क्या होगा, नर युग्मक। तो 3 प्रश्न आप सभी विद्यार्थी समझ लिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक अस्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर एक जो है बीजांड का चित्र बनाना है और उसके पूरे भागों को विवरण दिखाते हुए स्पष्ट साफ सुथरा जो है नामांकित चित्र बनाना है। तो यह जो चित्र है ध्यान दीजिएगा, यह बीजांड का चित्र है। इसमें बीजांड में जो कौन कौन से भाग होते हैं, यहाँ भागों का नाम भी लिखा गया है। तो इसमें चित्र केवल बताना है। तो चित्र के बारे में पहले इस चित्र को बना लीजिएगा या शॉर्ट
स्क्रीन इसे ले लीजिएगा। और शार्ट स्क्रीन लेने के बाद से इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं निभाग है यह, और यह जो बना हुआ है 2 बिंदु दिया गया उसको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे जो है अध्यावरण है, ध्रुवी 2 बिंदु यहाँ पे दिखाई दे, ध्रुवी केंद्रक है, भ्रूणपोष है, बीजांडकाय है, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है, बीजांड द्वार है, बीजांड वृत्त है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। कि यहाँ पे प्रश्न क्या था कि बीजांड का साफ सुथरा चित्र बनाइए। तो यह बीजांड का साफ सुथरा चित्र बनाया गया है और इसमें जो है नामांकित भी किया गया, कौन क्या किसका क्या नाम है यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपनी कॉपी में जो इसे क्या कीजिए, बना लीजिए। तो अब अगला प्रश्न जानेंगे, आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुजन विकास से क्या समझते हैं। बहुत आसान इसका भी उत्तर है कि एक मादा जो है युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु जनन विकास से क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद का क्या करता है, विकास करता है। इसका अर्थ यह है कि जो गुरु बीजाणु जन के जो फलस्वरूप जो बनता है वह गुरु बीजाणु चतुष्क में से, चतुष्क मतलब 4 में से 3 जो है नष्ट हो जाते हैं, केवल एक जो है गुरु बीजाणु ही जो है सक्रिय होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद का क्या करता है, विकास करता है। तो इसका भी उत्तर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय की व्याख्या करें। अब इसका उत्तर जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो अब इसका जो उत्तर होगा, आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय होता है। जो आवृतबीजी पौधों का जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसमें 7 कोशिकीय एवं 8 जो है केंद्रीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। 2 केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों माइक्रोपाइल एवं निभागी पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ चित्र से समझ लेंगे। पहले इसमें 2-2 जो देख रहे हैं, इसमें 2 जो हैं, अब यह दोनों जो है 2-2 का विकास हुआ और यह दोनों के माध्यम से जो है यहाँ पर कितने विकास हो गए हैं, 7। 2 1 2 3 4 5 6 7 का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों केंद्रक गुरु बीजार के दोनों ध्रुवों माइक्रोपाइल एवं निभागी पर पहुँच जाते हैं और द्वितीय जो विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 कोशिकाएं बनते हैं। कितने कोशिकाएं, 2-2 कोशिकाएं बन जाती हैं और तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव पर चक्र बनाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पे जो है चित्र को आपको जो बताया गया उस चित्र को भी आप सभी विद्यार्थी बना लीजिए। तो इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे बना लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।